जी, जहाँ पे क्रिमिनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं और सब बातें हमने की, सब सब्जेक्ट का सिलेबस हमने देखा, ओवरऑल क्राइटेरियाज पे बात की है। आपके कुछ क्वेश्चंस मैं रह गए हैं, वो आपने क्लास के एंड पे पूछ लीजिएगा। या मेरा कांटेक्ट नंबर आपके पास है, आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो सोर्सेज होने चाहिए। तो किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की आइडियल जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि एक उस पे आप इंटरनेशनल ऑथर की बुक पढ़ें और एक आप नेशनल ऑथर की बुक पढ़ें। ठीक है। इंटरनेशनल ऑथर्स में जो मशहूर मशहूर हैं उनमें स्टीवन ई बार्कन की एक बुक है क्रिमिनोलॉजी की। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बुक है, ऑक्सफोर्ड वालों की, क्रिमिनोलॉजी की। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, अगर तीनों में से मुझे आप पूछेंगे कि कौन सी रिकमेंड करूं, तो लैरी सैगल की बुक है क्रिमिनोलॉजी की। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने इंटरनेशनल ऑथर की बुक किसी पढ़नी है तो लैरी सैगल को पढ़ लें। अगर आपने नेशनल ऑथर की बुक पढ़नी है, अब ये जो बुक्स हैं इंटरनेशनल ऑथर्स की, ये आपका सिलेबस कवर नहीं करती, क्योंकि उन्होंने तो अपने अंदाज में लिखा हुआ है। आपका ये सिलेबस कवर नहीं करेंगी। ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपकी ओवरऑल आर्गुमेंट्स बिल्डिंग के लिए काम आएगी। इसमें जो नेशनल लेवल की जो बुक है उसमें नोवा की जो बुक है सर जफर नकवी साहब ने लिखी हुई है। जी, सर जफर नकवी साहब ने जो लिखी हुई है वो आप ले लें। वो टू द पॉइंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली लिखी हुई है। उसमें मजीद ये होगा कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगा इसकी स्लाइड भी आपको शेयर हो जाएंगी। तो इसके अलावा जो मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा, केस स्टडीज बताऊंगा, जो इजाफी मैं लिखवाऊंगा वो नोट्स भी आप ऐड करते जाएं। साथ में स्लाइड्स होंगी आपके पास। तीसरा आप ये बुक पढ़ लें नोवा की, ये मोर देन एनफ होगा। नोवा के अलावा ये जो इनकी वर्ल्ड टाइम वालों की भी अच्छी लिखी हुई है, वो आप ले सकते हैं। वर्ल्ड टाइम वालों की भी अच्छी है। अगर नोवा वालों की आपको बुक्स पसंद नहीं है तो हम्म जी, जेडब्ल्यूटी नोवा की बुक्स अच्छी है यार। अच्छा, वो ज्यादा अच्छी है। नोवा की पब्लिकेशन एक मेरी भी है, पंजाबी की। तो नोवा की बुक्स को बुरा कहोगे तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा तो लगेगा। ठीक है। लेकिन खैर इसमें वो कोई नहीं है। अब अगर वो सोर्स अच्छा है तो वहां से आप पढ़ें। ठीक है, ठीक है। नहीं है समय, आप पंजाबी सर जफर वो सर रजन अंसारी पढ़ाते हैं। कभी मैं भी पढ़ाता था पंजाबी, लेकिन अब, और उस जमाने में वो बुक भी लिखी, लेकिन अब मैं क्रिमिनोलॉजी और ट्रिपल स्टडीज पढ़ा रही हूँ। रिमिशा, कोई भी जो लेटेस्ट एडिशन ना वो ले लें। लेटेस्ट एडिशन, कोई भी जब बुक लेने जाए ना तो उससे लेटेस्ट एडिशन मांगे, कहते हैं उससे फायदा ये होता है कि अ, जो है ना उसमें बहुत सी चीजें नई ऐड होती हैं। ठीक है। चलें, स्टार्ट करते हैं जी। क्रिमिनोलॉजी की चूंकि बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्राइम की बात करेंगे। क्राइम की बात करेंगे। पहले तो ये समझें कि क्राइम जो है वो इतना ही पुराना है जितनी इंसानियत पुरानी है। इंसान की पैदाइश से ही क्राइम होना शुरू हो गया।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, अल्लाह ताला ने फरमाया सजदा करो शैतान इब्लीस को। इब्लीस ने इनकार कर दिया, नहीं करता, क्राइम किया उसने। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में चले गए, मना किया कि फल नहीं खाना आपने, खा दिया। इंसान ने जो पहला क्राइम किया जन्नत में किया। और आपको पता है ना कि जन्नत में किसने कहा था ये फल खाओ उनको? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किसने कहा था? शैतान ने एक और बंदे को कहा था, अम्मा हवा को। तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि मर्द ने जो पहला गुनाह किया औरत के कहने पे। हम्म। चले, मजाक कर रहा था। खैर, तो जब हजरत आदम इस्लाम ने वो फल खाया, जी, हजरत आदम इस्लाम फल खाया तो उनको जमीन पर भेज दिया गया। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं ये कहता हूँ कि सब लोग अपने जहन से गुनाह करते हैं। शहर, चलें, जमीन पर आकर, जमीन पर आकर आदम के आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे पैदा हुए, उन्होंने उन्होंने भी उस क्राइम को रोका नहीं है। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, और इस तरह क्राइम बढ़ता ही चला गया। सो जब से क्राइम है, सब जब से दुनिया है, जब से ह्यूमैनिटी है, तभी से क्राइम है। जी जी, आफरीन खान, आप ठीक कह रही हैं। मैंने बाद में ये भी कहा कि मैं मजाक किया मैंने। डोंट बी सीरियस। जी जी ताहिरा, ऐसे ही है। ये बात वाकई, ये बात कहानी है कि कि शैतान ने पहले हजरत आदम इस्लाम को कहा, हजरत आदम इस्लाम ने मना किया, फिर शैतान ने अम्मा हवा को कहा, अम्मा बड़े आदम आदम इस्लाम का। तो कुरान में इसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन ये बात की जाती है। खैर, वो मैं मजाक किया ना, अब थोड़ा सा आप थोड़ा समझा करें, सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा आप रखें अपने अंदर। ठीक है ना? चलो, वरना मैं तो नहीं किसी भी जेंडर को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, मेरे मेरे तो आप दोनों बराबर हो। ठीक है ना? अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी, उसमें देखना कहीं पे लड़कियां क्रिमिनल होंगी, कहीं पे लड़के क्रिमिनल्स होंगे। तो मैं दोनों आपको रेफरेंस दूंगा, ताकि आप दोनों मुझसे खुश रहें। अच्छा जी, ठीक है। चलें, चलें आगे चलते हैं। खैर, चलें आगे चलते हैं। तो ऐसा हुआ है जी। तो क्राइम तभी से है जब से ह्यूमैनिटी है, लेकिन क्राइम को क्राइम को देखने का अंदाज हर इरा में डिफरेंट रहा है। हर जमाने में क्राइम को देखने का अंदाज डिफरेंट रहा है। क्राइम को डिफरेंट अंदाज से देखा जाता था, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता था। क्राइम की बाउंड्री डिफरेंट थी, उसकी जुरिस्डिक्शन डिफरेंट है। हिस्ट्री ऑफ क्राइम क्या है? 5 BCE से लेकर 5th BCE, बीसीई कहते हैं बिफोर कॉमन इरा। 5th BCE कॉमन इरा कहते हैं जी, जहां से आपका कैलेंडर शुरू होता है। बिफोर कॉमन इरा से मुराद है कैलेंडर शुरू होने से 5 सदियां पीछे।
यहाँ पर जो क्राइम है ना, वो ट्राइबल एंड कस्टम बेस्ड क्राइम है। पर्सपेक्टिव है क्राइम का, ट्राइबल एंड कस्टम बेस्ड। यहाँ पर लोग कबीलों की सूरत में रहते हैं। हर कबीले का अपनी नॉर्म्स हैं, अपनी वैल्यूज हैं, अपना लॉ है। और कोई भी उसको ब्रीच करेगा, उस कबीले का रहने वाला, तो वो क्या उसने किया, क्राइम किया। यानी वहां पर क्राइम को कस्टम्स की आंख से देखा जाता था कि इसने ट्राइबल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को तोड़ा है, वायोलेट किया है, इसने क्राइम किया। ठीक है। अब टिल फिफ्थ सीई, कॉमन इरा, यहां पर जो क्राइम है वो मॉरल पर्सपेक्टिव पे बेस करता है। मॉरल पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम मॉरल बेस्ड है, मोरालिटी बेस्ड है। यहां पर कहा गया जो सोसाइटी की सेट नॉर्म्स हैं, जो मोरालिटी है, उसको ब्रीच करना क्राइम है। मॉरल वैल्यूज हैं सोसाइटी की, और वो तमाम के तमाम के ऊपर लागू होंगी। वो किसी स्पेसिफिक ट्राइब के उस पे नहीं है या कस्टम्स पे नहीं है। ओवरऑल मॉरल वैल्यूज हैं कि किसी को आपने स्वार्ट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये मोरालिटी बेस्ड क्राइम। ये जो मॉरल ग्राउंड बनाया हुआ है, ये जो मोरालिटी है, इसको ब्रीच करना क्राइम है जी। उसके बाद 5th सेंचुरी से इसको अर्ली मेडिवल पीरियड कहते हैं जी। 5th से 10th सेंचुरी या सी जिसको आप कहते हैं, अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड 5th से 10th सेंचुरी, यहां पर क्राइम जो है उसका कंसेप्ट रिलीजियस बेस्ड है, रिलीजियस बेस्ड कंसेप्ट ऑफ क्राइम। और इसमें यह कहा गया कि जो क्राइम है, जो रिलीजन है, उसने जो चीज डिराइव की है, डिवाइन लॉज जो उसने बताए हैं, उनको ब्रीच करना क्राइम है। और यही वो टाइम है जहां पर जो रिलीजियस सेमिनरीज हैं, उनका स्टेट के ऊपर होल्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? डिवाइन लॉज को कौन बताएगा इन स्टेट वालों को कि ये डिवाइन लॉज हैं? रिलीजियस सेमिनरीज बताएंगे। तो इन रिलीजियस सेमिनरीज का स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा होल्ड है इस सेंचुरी में, 5th से 10th सेंचुरी। सुमैया, मैंने ये बताया अर्ली मेडिवल पीरियड में, 5th से 10th सेंचुरी में क्राइम जो है उसको मजहब की आंख से देखा जाता था। रिलीजियस बेस्ड कंसेप्ट था क्राइम का। इसमें कहा जाता था क्राइम वो है जो ऐसा एक्शन जो रिलीजियस की सेट नॉर्म्स को, सेट बाउंड्री को वायोलेट करे, वो क्राइम है। और वो रिलीजियसली जो बाउंड्रीज हैं, जो लॉज हैं, जो डिवाइन लॉज हैं, वो कौन बताएगा? रिलीजियस सेमिनरीज बताएंगी, मौलवी बताएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट को कौन बताएगा कि ये जो लॉ है ये डिवाइन है या नहीं है? वो यही लोग बताएंगे ना, मजहबी तबका। चर्च बताएगा। उससे क्या होगा? चर्च का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा स्टेट के ऊपर। गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आप लोगों में से किसी ने देखी हो, तो उसमें वो जो सर्सी लेनिस्टर जो होती है, उसका छोटा बेटा जब
बादशाह होता है, तो उस वक्त कुछ मजहबी लोग होते हैं जो स्टेट के ऊपर हावी होते हैं। याद होगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रिलीजियस बेस्ड कंसेप्ट है क्राइम का, इन सदियों में आया, और इसी वजह से चर्च का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था स्टेट के ऊपर। खैर, उसके बाद लेट मेडिवल पीरियड में, जो कि 11 से 15 सेंचुरी तक रहा। सैर फयाज, बताऊंगा, 7 मूवीज बताऊंगा। अगर आपको फिर टाइम हो देखें, वरना पेपर के बाद देखें। शुक्र आपने ये नहीं पूछा सर, मूवीज के रेफरेंस लिख सकते हैं पेपर में? मुझे स्टूडेंट ने ये भी पूछा, सर मूवीज के रेफरेंस लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? कि लिख के आ जाओ, एग्जामिनर में ढूंढता रहिए कहाँ से है। तो एग्जामिनर को मूवी देखनी पड़ेगी कि जहां से आपने वो रेफरेंस लिया है। उसका भी टाइम वेस्ट करोगे, अपना भी करोगे। मसला तो उसको कौन नहीं होगा, लेकिन वो उसको उस बात पे गुस्सा आएगा। अच्छा खासा पेपर चेक कर रहा था, उसने कहीं दूसरे मकामों में मुझे लगा दिए। 3 घंटे की पहले बैठ के मूवी देखेगा आप एक रेफरेंस के लिए। खैर, उसने पढ़ी होती है सामा, बुक पढ़ी होती है उसकी। और ये जो आप अकेडमीज की बुक की बात करते हैं ना, कि अकेडमी की बुक तो नहीं पढ़ी थी ना उसने, लेकिन अकेडमीज की जो बुक होती है ना, वो जो लिखने वाला है उसने डिफरेंट बुक्स सोर्सेज पढ़ के लिखी होती है। हाँ, वो अपने लिए समझे ना, उसका रेफरेंस ना दे। खैर चलें, आप इधर उधर बहुत जल्दी निकल जाते हैं, पॉइंट पे रहा करें। नहीं, नहीं दे सकते सामा। किसी अकेडमी के बुक का रेफरेंस क्या देंगे? रेफरेंसेस कोट करने होते हैं इंटरनेशनल ऑथर्स के, या ऐसे ऐसे ऑथर के जो किसी पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर किसी अच्छी पोजीशन पे रहा हो, फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह होते हैं। ठीक है, ढेर सारे बुक्स हैं जी स्कॉलर्स के। जी चलें। तो मैं आपको ये बता रहा था, लेट मेडिवल पीरियड में 11वीं सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी में जो क्राइम का जो कंसेप्ट था, वो फ्यूडल बेस्ड क्राइम कंसेप्ट आ गया। फ्यूडल बेस्ड पर्सपेक्टिव। फ्यूडल लॉर्ड जो होते थे, वो डिसाइड करते थे कि ये चीज क्राइम है या नहीं है। कैसे? आपने सुना होगा कि वो जो रूलर्स आते थे और कहते थे, ये फला बंदा, इसने ये काम किया, इसकी गर्दन उड़ाओ, इसने ये काम किया, गर्दन। वो जो बंदा बरस इक्तदार है, रूलर है, वो सब कुछ है, वही लॉ है, वो जो कहता है वही लॉ है। जी देख सकते हैं मलिया लोधी का। मलिया लोधी का रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं दे सकते कि डॉन में उसने ये लिखा है। डॉन का रेफरेंस नहीं, किसी न्यूज़पेपर का रेफरेंस भी नहीं दे सकते। तो मैं आपको ये बता रहा था, लेट मेडिवल पीरियड में ये जो कंसेप्ट है क्राइम का, वो कहाँ, वो फ्यूडल बेस्ड था। क्यों? जो वो कहता था, जो फ्यूडल था, वो जो कहता था वही लॉ है। ठीक है। खैर, उसके बाद
17वीं सेंचुरी में कुछ फिलोसफर्स ने जन्म लिया। उन फिलोसफर्स में कुछ के नाम ये हैं, आपने शायद सुने भी हों। थॉमस हॉब्स, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखी है वो उनका नाम पढ़ेंगे। थॉमस हॉब्स है, इसी तरह जॉन लॉक है, इसी तरह रोसो है। ये मुख्तलिफ तरह के फिलोसफर्स आ गए और इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, अब ये क्या थी? इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि ये जो जितनी भी कम्युनिटी है ना, ये जो लोग हैं, इनसे और स्टेट और जो लोग हैं, इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीमेंट हो। क्या एग्रीमेंट हो? ये जो लोग हैं ये स्टेट के साथ ये एग्रीमेंट करें कि हम अपने राइट्स जो हैं वो सरेंडर करते हैं तुम्हारे सामने। हम अपने राइट्स तुम्हारे सामने सरेंडर करते हैं, तुम जो कहोगे हम वही बात मानेंगे। और बदले में जो स्टेट है वो क्या करेगी? स्टेट उनको उनके राइट्स प्रोवाइड करेगी खुद। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, इसको ये लिखी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टेट और सिटीजन के दरमियान। इस कॉन्ट्रैक्ट को वायोलेट करना क्राइम कहलाएगा। ये 17वीं सेंचुरी की बात। और ये जो थ्योरी है ना, ये भी रेलिवेंट है। कैसे? आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पहले जो 6 सेक्शन, 6 to 7 तक, उसमें आपने अपने जो राइट्स हैं वो स्टेट के आगे सरेंडर किए हुए हैं। खास तौर पे आर्टिकल नंबर 6 अगर आप पढ़ें तो आपने स्टेट को कहा हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा और मैं कभी भी स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, और अगर क्या तो हाई ट्रीजन लगती है, सीधा फांसी। तो उसके बाद जब आप स्टेट के आगे अपने राइट सरेंडर करते हो, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 8 से 28 तक, 8 से 28 तक आपको बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। स्टेट फिर आपको आपके राइट्स प्रोवाइड करती है। आर्टिकल नंबर 8 से आर्टिकल नंबर 28 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। और उसमें तरह तरह के आपके जो राइट्स हैं, जिसमें राइट ऑफ लिविंग है, राइट ऑफ फ्री मूवमेंट है, राइट ऑफ ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ एजुकेशन है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये 17वीं सेंचुरी में इन फिलोसफर्स ने ओवरऑल ये कंसेप्ट दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। उसके बाद 18वीं सेंचुरी को एज ऑफ इनलाइटनमेंट भी कहते हैं, इनलाइटनमेंट इरा भी कहते हैं। एज ऑफ इनलाइटनमेंट भी कहते हैं 18वीं सेंचुरी को, आपको पता होगा, खासतौर पे जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं। अब एज ऑफ इनलाइटनमेंट में क्या हुआ, लोगों को शऊर आना शुरू हो गया, क्योंकि साइंस बहुत तेज से तरक्की कर रही थी इस टाइम में। और साइंस के तेज तरक्की करने की वजह से लोगों का माइंडसेट डिफरेंट हुआ, लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए। और आप किसी भी सब्जेक्ट में देखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में देखेंगे, जो मेन चेंज आया है ना वो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बाद आया है। अब इसमें जो क्राइम है उसको रैशनल ग्राउंड्स पर देखा गया, रैशनल बेस्ड
या रैशनल पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम। रैशनल बेस्ड परसेप्शन ऑफ क्राइम। अब रैशनल क्या होता है? रैशनल से मुराद ये होता है अक्ल और शऊर पर मबनी। इसमें यह कहा गया कि कोई भी जो इंसान है ना, वो जो क्राइम करता है, वो इसलिए नहीं करता कि उसमें शैतान आ जाता है, वो इसलिए नहीं करता कि वो बाय बर्थ जो है वो क्रिमिनल है, बल्कि उस इंसान के पास एक पावर है जिसको कहते हैं फ्री विल। उस इंसान के पास फ्री विल मौजूद है, और ये जो फ्री विल है, इससे वो डिसाइड कर सकता है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज ठीक है, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा गलत है। लिहाजा वो जो भी रास्ता इख्तियार करता है अपनी मर्जी से करता है, जो उसको सजा भी उसके एक्शन के मुताबिक दी जानी चाहिए। तो ये जो आप कहते हो ना कि ये मासूम है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी मर्जी से करता है। ये बड़ा सोच समझ के गुनाह करता है, वो सोच समझ के क्राइम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको मजबूर करता है, बल्कि खुद इसके पास फ्री विल है जिसके तहत एक अच्छे और बुरे की तमीज कर सकता है। लिहाजा अगर क्राइम को रोकना है तो क्या करना होगा? इसको पनिश करना होगा। अगर ये कोई काम करता है, कोई क्राइम करता है, तो जो स्टेट है वो क्या करे? इसको पनिश करे। 18th सेंचुरी। फिर 19th सेंचुरी में लीगल पॉजिटिविज्म आ गया। लीगल पॉजिटिविज्म ये क्या है? पॉजिटिविज्म कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर किसी चीज को आप परखें अगर तो 19th सेंचुरी में लीगल पॉजिटिविज्म आया, और अब जो लॉज थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनको रिटन फॉर्म में लेकर आया गया। लॉज जो है वो रिटन फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, और स्टेट को ये कहा गया कि लॉज को रिटन फॉर्म में लिखें और उसके अकॉर्डिंग लोगों को सजा दें। लोग उन लॉज को पढ़ें, उनको पता हो कि ये चीजें जो हैं, वो ये जो एक्शंस है, ये क्राइम है और ये नहीं है। 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में ह्यूमन राइट्स एंड रिहेबिलिटेशन का कंसेप्ट आया। ह्यूमन राइट्स एंड रिहेबिलिटेशन। ह्यूमन राइट्स और रिहेबिलिटेशन का कंसेप्ट 20th सेंचुरी में आया, 20वीं सदी में। कैसे? अब इस सदी में कहा गया कि देखो, क्राइम करने वाले ने क्राइम कर दिया, तो बजाय इसके कि तुम उसको स्वेयर पनिशमेंट दो, उसको कत्ल कर दो, उसके हाथ काट दो, उसको टांगों से अपाज कर दो, बेहतर यह है कि उसको रिहेबिलिटेट करो। रिहेबिलिटेट से मुराद ये है, इसको दुरुस्त करो, उसको एजुकेट करो, और एजुकेट करके उसको ट्रेनिंग दो, और उसको माशरे का दोबारा एक अच्छा पार्ट बनाओ। अगर तुम किसी को कोई सजा दोगे, उसका हाथ काट दोगे और सोसाइटी में छोड़ दोगे, तो वो चलता फिरता एक चलता फिरता वेपन है, सुसाइड बॉम्बर है वो। क्यों? सबको पता है कि ये बंदा, इसने क्राइम के इसलिए हाथ काटा। सब उसको लेबल करना शुरू कर देंगे, बेशक उसने वो गुनाह छोड़ दिया हो, लेकिन लोग उसको छोड़ने नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं करो, बल्कि उसको इम्प्रिजनमेंट में लेकर जाओ, और वहां पर उसको रिहेबिलिटेट करो, उसको एजुकेट करो, उसको ट्रेन करो। अगर उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसको स्किल सिखाओ।
ठीक है। फिर 21st सेंचुरी मॉडर्न जो इरा है, यहाँ पर जो क्राइम है इसकी जो रिस्ट्रिक्शन बहुत वाइड है। यहाँ पर क्राइम को ग्लोबल एंड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अब जो क्राइम है वो किसी मुल्क तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब क्राइम को एज अ ग्लोबल थ्रेट समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म है। अगर एक मुल्क में टेररिज्म हो रही है ना, तो वो दुनिया के लिए थ्रेट है, पूरी दुनिया के मुल्कों के लिए थ्रेट है। मनी लॉन्ड्रिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, साइबर अटैक्स है। जी, 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूँ वाबिस। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक हिस्ट्री बताई है क्राइम की, कि क्राइम को डिफरेंट इराज में डिफरेंट अंदाज से परसीव किया जाता रहा है। ठीक हो क्या? नो, 19वीं सदी को, 19th सेंचुरी में लीगल पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट आया। लीगल पॉजिटिविज्म 19th सेंचुरी में। अब हम इतनी बात कर ही रहे हैं क्राइम की, तो क्राइम है क्या? क्राइम एक वर्ड है, क्रिमन उससे निकला है, जिसका मतलब एक्विजिशन है, ये जजमेंट है। क्राइम है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज क्राइम? व्हाट इज क्राइम अकॉर्डिंग टू यू? जी, हार्मिंग एनी लिविंग थिंग, ठीक है। ठीक है, सारा कहती है ऐसा हर एक्शन जो सोसाइटी ने डिसाइड किया हो कि ये गलत है। अनलॉफुल एक्ट, रॉन्ग डूइंग, वायलेशन ऑफ रिटन लॉ। इफत कहती है वो काम जो खुद को गलत लगे। अनसोशल एक्ट यानी अनलॉफुल एक्टिविटी। ब्रेकिंग लॉज। शाबाश आयशा, रिमशा, आयशा, आप लोगों ने ठीक बताया। बाकी सब ने भी सही बता रहे। खुशबू ने भी ठीक बात बताया, जिरवा ने भी ठीक बताया। नुकसान हो किसी को? ठीक हो गया। आप सबने जो बात कही है ना, वो सारी बातें ठीक है।
अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पढ़े लिखे अंदाज में हम क्या कह सकते हैं। सिंपल, एनी एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर्ड एज क्राइम अंडर द लॉ। कोई भी एक्शन जो लॉ के अंडर लिखा हुआ हो कि क्राइम है, वो क्राइम। जी बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई भी एक्शन जो लॉ के अंदर लिखा हुआ कि क्राइम है, ये जो एक्शन है इलीगल है, वो इलीगल। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी क्या कहती है इस बारे में? कहती है एनी एक्शन और ओमिशन विच कॉन्स्टिट्यूट्स एज एन ऑफेंस एंड इज पनिशेबल बाय लॉ। वो जो बात आपने कही, ऐसी कोई भी काम, ऐसा कोई भी ऑफेंस जो लॉ में लिखा हुआ हो कि पनिशेबल है, ये काम करोगे तो सजा मिलेगी, तो क्राइम है। ये आपकी बात है, आप भी एक्सफोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं। वो बात जो एक्सफोर्ड डिक्शनरी कर रही है, आप भी वही बात कर रहे हैं। तो इतने समझदार तो हैं, ऐसे ही परेशान होते हैं सीएस पास नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड वाली बातें आप कर रहे हैं। एक फिलोसोफर थे विलियम ब्लैकस्टोन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा, उनकी अपनी डेफिनेशन है, वो कहते हैं क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज। क्राइम जो है वो क्या है? पब्लिक के जो राइट्स और ड्यूटीज हैं उनकी वायलेशन है, ठीक है। ड्यू टू होल कम्युनिटी कंसीडर्ड एज अ कम्युनिटी। अभी इन्होंने क्या बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि अगर किसी बंदे ने किसी को नुकसान पहुंचाया है, नहीं जी, तो इन्होंने कहा अगर किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है सोसाइटी में रहते हुए, तो उसने सिर्फ उस इंसान को, विक्टिम को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि उसने कम्युनिटी के जो सेट प्रिंसिपल्स हैं, वो जो लॉज सोसाइटी ने बनाए हैं, कम्युनिटी ने बनाए हैं, उनको ब्रीच किया है। ठीक है, इसलिए आपकी जो एफआईआर होती हैं उसमें एक्यूज वर्सेस विक्टिम नहीं होता, बल्कि एक्यूज वर्सेस स्टेट होता है। स्टेट विक्टिम के एंड पे खड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने चोरी की है, किसी ने मर्डर किया है, तो उसने स्टेट के जो स्टैब्लिश लॉज थे उनको तो उनको भी वायोलेट किया है, उनको ब्रीच किया है। लिहाजा ये बात ब्लैकस्टोन ने ये कही कि कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, अगर कोई बंदा किसी को हार्म करता है तो वो सिर्फ उसको हार्म नहीं करता, बल्कि वो कम्युनिटी के जो सेट प्रिंसिपल्स हैं उनको भी ब्रीच करता है। समझाइए इस बात की। आगे चलो। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अब जो क्राइम है इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, मेजरली 4 एलिमेंट्स हैं। एक्टसरिया, मेंजरिया, कॉजेशन एंड कंकरेंस। ये 4 एलिमेंट्स हैं। किसी भी एक्शन को क्राइम डिक्लेयर करने के लिए इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स का होना जरूरी है।
ठीक हो गया? अब ये है क्या? एक्टुस क्रिया क्या है? एक्शन। जो एक्शन परफॉर्म हुआ है उसको एक्टुस क्रिया कहते हैं। किसी ने गाड़ी चोरी कर ली, किसी का मर्डर कर दिया, किसी जगह को आग लगा दी, तो एक्शन परफॉर्म हो गया। इसको कहते हैं एक्शन, एक्टुस क्रिया कहते हैं। पहले जमाने में पॉजिटिविस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसके आने से पहले जो एक्शन है सिर्फ उसी को बेस बनाकर पनिश किया जाता था। अगर किसी ने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है ना, तो उसकी बुनियाद पर उसको सजा मिलती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब फिलोसफर्स आना शुरू हुए, अपने डिफरेंट फिलोसफीज देना शुरू की, तो जो एक्टस किया है इसके लिए जरूरी ये है, अगर आपने उसको क्राइम डिक्लेयर करना है उस एक्शन को, तो जरूरी ये है कि वहां पर मेंजरिया भी मौजूद हो। और मेंजरिया कहते हैं क्रिमिनल इंटेंशन बिहाइंड दैट स्पेसिफिक एक्ट। कि जो काम आपने किया है उसके पीछे आपकी इंटेंशन भी थी वो काम करने की, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूं फिर आपको समझ आएगी। जैसे कि बहुत बड़ा मशहूर केस है, और वर्सेस फॉल्कनर केस 1877। और रिप्रेजेंट रेक्स, रेक्स कहते थे किंग क्वीन, यानी कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें क्या हुआ, एक बंदा था फॉल्कनर, वो एक बहरी जहाज में चला गया, रात का टाइम था, और उसने वहां से शराब चोरी करने की कोशिश की। अब उसने शराब ढूंढने के लिए मैच बॉक्स से जो है ना वो तीली जलाई है, उसको ढूंढने के लिए रोशनी हो थोड़ी सी। जब उसने ये काम किया है ना, तो उससे पूरे जहाज को आग लग गई। अब उसने ये काम किया है शराब चोरी करने के लिए, लेकिन उसके एक्शन से क्या हुआ, पूरे जहाज को आग लग गई। जब ये केस अदालत में गया, तो अदालत ने उसको शराब चोरी करने की सजा दी, ना कि जहाज जलाने की। क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन नहीं है जहाज को जलाने की, इंटेंशन क्या थी, चोरी करने की। अभी एक केस हुआ गुल प्लाजा, जो आग लगी थी, आपको याद होगा, उस पर रिपोर्ट आ चुकी है कराची में जी। उसमें एक दुकान थी गुल प्लाजा में, एक बच्चा था, वो उसके बाप की फूलों की दुकान थी, प्लास्टिक के जो फूल बेचते हैं। वो बच्चा बैठ के वो माचिस से खेल रहा था, और उसे वो जो प्लास्टिक के फूल थे उनको आग लगी, और इस दुकान में आग लगी, वो बढ़ती चले गई सारे प्लाजा जो है वो। अब सारी जब रिपोर्ट अदालत में गई, तो अदालत ने उस बाप और बेटे को डेथ पेनल्टी नहीं दी कि तुम्हारी वजह से लोग मर गए, क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं है वो। हाँ, ये जरूर कहा कि निग्लिजेंस हुई है, ठीक है, और उसकी उनको सजा मिलेगी। तो एक्टस या तब तक क्राइम नहीं बनेगा जब तक उसके साथ मेंजरिया मौजूद ना हो। क्लियर? आगे चलते हैं। तीसरा एलिमेंट है कॉजेशन। ये क्या है? इसमें एक केस है, उसकी एग्जांपल से आपको बात समझ आ जाएगी। आर वर्सेस वाइट के 1910 1910 का केस है, आर वर्सेस वाइट।
अब होता क्या है, एक लड़की है जिसका नाम वाइट था, वो अपनी माँ को मारना चाहती है, और उसने अपनी माँ के जो दूध है जो रात को पीती है उस गिलास में जहर मिला दिया, और उसकी माँ अगले दिन मर जाती है। उस पे केस हुआ, और अदालत में जब बात गई तो ये पता चला कि उसकी माँ जो है वो जहर खाने से नहीं मरी, बल्कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मरी है, हार्ट अटैक हुआ से। यानी जो एक्शन परफॉर्म किया गया था उसको मारने के लिए, वो कॉज नहीं बना उसकी मौत का। और ये भी कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को मारने के लिए 20 mg जहर चाहिए, 20 मिलीग्राम, और उसने 5 mg दिया है, वो 5 mg जो है वो नाकाफी था उसको मारने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी मौत हुई है, तो कॉजेशन वहां पे भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस वजह से उसकी डेथ हुई है, वो वजह वो नहीं है जो एक्शन, वो जो एक्शन उसने परफॉर्म किया है। तो इसलिए फिर उसको वाइट को मर्डर की सजा नहीं मिली, बल्कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की मिली। अब देखो वहां पर एक्टसरिया भी है, मेंजरिया भी है, लेकिन कॉजेशन नहीं है, तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए उसको मर्डर की सजा नहीं मिली। नहीं, ये उसामा 20 mg नहीं चाहिए, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है। और मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगा? आबिस फारूकी, मैं ये बता रहा हूं कि जो सजा मिलती है उसके लिए तमाम एलिमेंट्स का मौजूद होना जरूरी होता है। जो इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है, इन तमाम चीजों को तो कंसिडर किया जाता है, तभी आपके जो केसेस हैं वो इतने लंबे लंबे चलते हैं। जी, तो तीसरा एलिमेंट क्या था? कॉजेशन। फोर्थ एलिमेंट कंकरेंस। अब ये केस क्या है? ये भी एक केस है, उसकी एग्जांपल देता हूं, आर वर्सेस शेरी केस। अब एक औरत है, वो अपने हस्बैंड को मारना चाहती है। सुनिए, मैंने बताया आर मीन रेक्स, स्टेट को कहते हैं। तो ये जो शेरी है, इसने क्या किया? हस्बैंड को मारने का प्लान बनाया, और इसने प्लान ये बनाया कि वो अपने हस्बैंड को पिस्टल से या गन से शूट करेगी। लेकिन हुआ ऐसे कि वो अपनी गाड़ी पे जा रही थी, एक्सीडेंटली तौर पर हस्बैंड उसकी गाड़ी के सामने आ गया और मर गया। ठीक हो गया? अब वो जिस वजह से, या जो उसने प्लान किया हुआ था जिस तरीके से मारने का, उस तरह से नहीं मरा, ये एक्सीडेंटली तौर पे मर गया। तो यहां पर देखो, एक्टुसिया तो है, कॉजेशन भी है, कि उसकी गाड़ी के आगे आके मरा ना, उसी वजह से मर गया। लेकिन एक्टसरिया और मेंजरिया एक टाइम पे मौजूद नहीं है। एक्टसरिया और मेंजरिया एक टाइम पे मौजूद नहीं है, तो दोनों का एक टाइम पे होना जरूरी है।
नहीं, औरतें ऐसा नहीं करती। अब ये केसेस बुक्स में लिखे हुए हैं। अब लड़कियों से ऑफेंड हो जाएंगे, सारे केसेस आपने लड़कियों वाले उठाए हुए हैं। अगली सारी एग्जांपल में बॉयज पे देने वाला हूँ। जी जी बिल्कुल है। तो कंकरेंस की आपको समझ आ गई है? रिमिशा, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी ना, तो उसके उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी मूवमेंट्स, उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी सारी चीजों को देखा जाएगा। फिर पता चलेगा कि इसने इस प्लान के थ्रू मारना था, लेकिन ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल को कहता है कि मैंने इसको जहर देना था, तो जाहिर है उसके पास जहर की पूरी घर पड़ी होगी ना कहीं पे। फिर उससे पूछेंगे तुमने दिया क्यों नहीं, तो वो बताएगी कि मैं जो है वो अपने मेके चली गई थी, घर वालों के पास चली गई थी। तो वो देखा जाकर गई भी थी कि नहीं। फिर अगर उसके कार से एक्सीडेंट हुआ है, गलती से हुआ है, तो वहां पे देखा जाएगा कि एक्सीडेंट को इजीली देखा जा सकता है कि वो वाकई एक्सीडेंट था या जानबूझ के मारा गया। तो ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए की जाती है कि रियल कॉज का पता चलाया जा सके। ठीक हो गया? टाइप्स ऑफ क्राइम बाय नेचर। अब क्राइम को नेचर के लिहाज से दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। बस अब डिबेट ना करें। डिबेट करने के लिए काफी टाइम पड़ा है हमारे पास। अभी अब जो बात मैं समझा रहा हूँ वो समझें। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्राइम बाय नेचर, क्राइम की नेचर के हवाले से दो उसकी टाइप्स हैं। पहली टाइप माला इंसी, माला इंसी, और दूसरी टाइप होती है माला प्रोहिबिटा। अब ये क्या क्या है? माला इंसी ऐसे क्राइम्स हैं जो इटसेल्फ क्राइम है, सोशली, एथिकली, मॉरली, रिलीजियसली। वो एक्शन अपने अंदर ही क्राइम है, गलत है, रॉन्ग इन इटसेल्फ है। जिस तरह मर्डर है, जिस तरह चोरी है, रेप है, ये इटसेल्फ रॉन्ग है। इसको स्टेट को ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें रॉन्ग है या नहीं है, ये इटसेल्फ रॉन्ग है। ठीक है। और माला प्रोहिबिटा क्या है? ऐसे क्राइम या ऐसे एक्शन जिनको स्टेट ने बैन किया हो या स्टेट ने डिक्लेयर किया हो कि ये जो एक्शन है ये क्राइम है। ठीक है। वो इटसेल्फ रॉन्ग नहीं है, लेकिन चूंकि स्टेट ने कहा ये रॉन्ग है, इसलिए वो रॉन्ग है। जैसा कि काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी जो है बैन है। और पंजाब में तो आपको पता है बड़ी सख्ती से इस पे अमल भी हुआ। एक टाइम पे इस्लामाबाद में नहीं थी, लेकिन अब इस्लामाबाद में बैन है। तो क्या बलूचिस्तान और केपीके में भी बैन है काइट फ्लाइंग? तो पंजाब में देखो, जो पंजाब की जो स्टेट है, पंजाब में इसको बैन किया, तो इटसेल्फ रॉन्ग नहीं है, लेकिन चूंकि स्टेट ने कहा ये क्राइम है, तो इसलिए वो क्राइम है।
जी मैंने मालेंसी की एग्जांपल दी है ना, मर्डर है, थेफ्ट है, रेप। कंफ्यूजिंग कैसे है? जो मालेंसी है, मैंने आपको बताया, ऐसे एक्शन जो खुद अपने अंदर ही गलत हैं, हर लिहाज से गलत है, मॉरली, सोशली, लीगली। माला प्रोहिबिटा जो होते हैं वो इसलिए गलत हैं क्योंकि स्टेट ने उनको कहा ये गलत है। मर्डर, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मर्डर जो है वो लीगल है? रेप को कौन सा मुल्क दुनिया का कहता है? कौन सा, कौन सी रिलीजियस सेमिनरी कहती है? कौन सा मॉरल, जो मॉरलिटी पे लेक्चर्स वगैरह देते हैं स्कॉलर्स, वो कहते हैं रेप करना ठीक है? कोई भी नहीं कहता। ठीक है, तो माला इन सी जो है वो इनहेरिटेडली रॉन्ग है, इट सेल्फ रॉन्ग है। लेकिन माला प्रोहिबिटा जो है एक्स से एक्शन जो अपने अंदर गलत नहीं है, लेकिन चूंकि स्टेट ने कहा ये गलत है तो इसलिए वो गलत है। अब पतंगबाजी जो है पहले होती थी और सब इसमें पार्टिसिपेट भी करते थे, बल्कि इवेंट सेलिब्रेट किए जाते थे पसंद के नाम से। लेकिन बाद में स्टेट ने कहा ये गलत है क्योंकि इससे जानी नुकसान हो रहा है, तो बैन हो गया। अब ये क्या है? ये क्राइम है। सेम जेंडर मैरिजेस, यूएसए ने कहा कि ये लीगल है, पाकिस्तान ने इसको बैन किया हुआ है, तो ये क्या है? माला प्रोहिबिटा। जी बिल्कुल, शाबाश सारा। अल्कोहल कंजम्पशन। जी उसामा। टैक्स अदा ना करना। ड्रग्स की एक सर्टेन अमाउंट को आप कह सकते हैं माला प्रोहिबिटा में है। जी बिल्कुल करते हैं सर, मल्टीपल। अभी तो इंडिया में भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ साल पहले केस रजिस्टर्ड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद 100 नोटिस लिया था। जी स्मगलिंग भी माला प्रोहिबिटा में आएगा। जी बिल्कुल, अब आपको समझ आ गई है काउ स्लॉटरिंग माला प्रोहिबिटा है क्योंकि इंडिया में बैन है। ठीक है, तो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, आप उसको, उस पर मल्टीपल जो भी एक्शन है क्राइम उसको देख सकते हैं। ठीक हो क्या?
जी ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। इसे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे मजीद। फाइल मिल जाएगी, आप मैडम असमा से कांटेक्ट करें, उनके पास स्लाइड्स हैं, जी भेज देंगे। क्लियर? कोई क्वेश्चन? जी मैं उनको बोल दूंगा, जल्दी भेज दें। जी लारेब, थैंक यू। तो इजी सब्जेक्ट है, सिंपल सा है। जी थैंक यू अफशान। तो इस तरह ये बिल्कुल लाइट सा सब्जेक्ट है, कोई इसमें आपको मगजमारी की जरूरत नहीं है। सोसाइटी के केसेस पढ़ेंगे, सोसाइटी की चीज़ों को रिलेट करेंगे, उससे ये होगा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, और आप जो एक एग्जाम्पल्स हैं वो कोट भी कर सकेंगे अपने पेपर में, और मार्क्स भी आएंगे। कोई उसका लिखो ना, जो कोई चार्जेस तो वैसे ही होते हैं। रिमशॉप्स पे भी बात करेंगे, पेपर के बारे से भी, डोंट वरी। जी थैंक यू सो मच। चलें जी, भी आप एंड करते हैं क्लास। जी मैंने आपको कहा था, इस सब्जेक्ट से आपकी दोस्ती कराना मेरा काम है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।